सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि जब जी फैमिली के सिस्टर को ग्रेट एल्डर से पता चलता है कि यहाँ पर तेनू नाम का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन आया है, तो वो उसके बॉडी में कब्जा करने का सोच लेता है। वहीं बात करें चैन साओ और जी रूरी की, तो वो लोग इस भूत बंगले में खो चुके थे। जी रूरी चैन साओ से पूछता है कि क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता पता है, जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि रास्ता पता तो नहीं है, पर मैं वापस जाने का रास्ता बना सकता हूँ। और इतना कहने के बाद चैन साओ दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दीवार टूटने की आवाज सुनकर अब यहाँ के गार्ड्स इस बात की छानबीन करने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बीचों बीच हॉलवे में आधी दीवार ही गायब है। दोनों गार्ड्स इस बात का पता लगाने के लिए अलग अलग दिशा में जाते हैं, मगर ऐसे तो उन्हें कोई नहीं मिलने वाला, क्योंकि जी रूरी और चैन साओ तो दीवार से बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह चिपके हुए थे। और जैसे ही गार्ड्स इस जगह से दूर जाते हैं, जी रूरी कहता है कि चलो अब हमें नीचे उतर जाना चाहिए। फिर नीचे उतरने के बाद जी रूरी कहता है कि अभी तो हम बस पकड़े ही जाने वाले थे। ब्रदर तेनू, आपका ये तरीका काम नहीं कर रहा है। हमने जहाँ से शुरू किया था घूम फिर कर हम लोग उसी जगह पर आ गए हैं। तो फिर चैन साओ उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचने का नाटक करता है, मगर मन ही मन वो ये कह रहा था कि इसके साथ रहकर मैं फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो जी रूरी से कहता है कि साले साहब, मेरे पास एक और अच्छा तरीका है। लेकिन जी रूरी तो ये सुनकर पहले से और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी चैन साओ मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि ब्रदर रूरी, अगर बाहर से तुम अंदर आने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हॉल में जरूर मिलेगा। और इतना कहते ही ब्रदर तेनू जी रूरी को उठाकर बाहर फेंक देता है। वो तो शुक्र है कि जी रूरी अभी ऑलरेडी 9 हेवेंस मार्शल एम्परर बन चुका है, वरना इतनी ऊपर से गिरने से उसका हालत खराब हो सकता था। नीचे गिरने के बाद वो आजू बाजू देखता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी उसके साथ क्या हुआ, मगर अगले ही पल उसके गर्दन में 2 तलवारें आ जाती है। असल में यहाँ पर मैंशन के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था, जबकि मैंशन के अंदर टूटे हुए दीवार को देखकर चैन साओ सोच रहा था कि प्यूरिफिकेशन सेरेमनी कल होने वाली है। मतलब मेरे पास जी रूरी को ढूंढने के लिए सिर्फ आज रात का समय है। मुझे जल्द से जल्द उसको लेकर यहाँ से निकलना होगा। और ये सब सोचने के बाद चैन साओ दोबारा से अपने काम में लग जाता है, जो कि था दीवारें तोड़ना। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी रात ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पर गार्ड्स को कुछ नहीं मिलता। तभी 2 गार्ड्स आपस में बात करते हुए जा रहे थे। एक बंदा कह रहा था कि इतनी रात गए पता नहीं ग्रेट एल्डर जी होंगचेंग को अपने रूम में क्यों बुला रहे हैं। पता नहीं इतने बुढ़ापे में भी उसको इतना जोश आता कहाँ से है। जिस पर वो दूसरा गार्ड कहता है कि अब कंप्लेन करना बंद करो, जल्दी से काम खत्म करते हैं और दोबारा सोने चलते हैं। मगर उनकी ये बातें छुप कर चैन साओ सुन लेता है। जी होंगचेंग का नाम सुनते ही चैन साओ को याद आता है कि ये तो जी रूरी की आंटी है। वो कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी यहाँ पर जी रूरी की वजह से आई है। और फिर लाइटनिंग की स्पीड से उनके पास से गुजरता है। गार्ड्स ये देखकर घबरा जाते हैं, पर अगले ही पल चैन साओ उनके सामने आकर एक बाइंडिंग लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता है और उन दोनों गार्ड्स को अपने न्यू वर्ल्ड में ले चलता है। इस जगह को देखकर वो दोनों पूरी तरह से घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि भूतिया बंगले से अचानक वो लोग इस जगह में कैसे पहुंच गए। चारों तरफ पानी ही पानी था और साथ में कबूतर भी उड़ रहे थे। तभी उनमें से एक गार्ड अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है कि कौन है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया, सामने आओ। जिसके बाद हमें चैन साओ को दिखाया जाता है। वो यहाँ पर बड़े आराम से आ रहा था, वो भी अपने असली रूप में, और कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। बताओ, जी रूरी को तुम लोगों ने कहाँ छुपा कर रखा है। गार्ड्स तुरंत चैन साओ की तरफ घूम कर देखते हैं और अपनी तलवार उसकी तरफ तान लेते हैं। मगर इस वक्त वो लोग घबराने की जगह चैन साओ के ऊपर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने, जी रूरी? क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो कि जी रूरी कहाँ है? ज्यादा मत उड़ो, पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा। जिसके बाद वो दोनों तुरंत चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं, मगर तभी चैन साओ यहाँ पर अपनी उंगली के एक इशारे से उन दोनों को नीचे जमीन में गाड़ देता है। जमीन से निकलती हुई बेड़ियां उन दोनों को बांध देती है। फिर चैन साओ उन दोनों से कहता है कि इस वक्त तुम दोनों मुझसे बार्गेनिंग करने की पोजीशन में नहीं हो, और फिर उन दोनों के हाथों को भी बेड़ियों से बांध देता है। तो ये चीज देखकर वो गार्ड्स कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी बताने से अच्छा तो हम मरना पसंद करेंगे। दोनों ही बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले लग रहे थे, लेकिन चैन साओ को भी अपना बात मनवाना आता था। वो कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें जान से मारूं, चलो मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि यहाँ स्टोर में और क्या क्या चीज है। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड मोकारा को दिखाया जाता है।
वो भी यहाँ पर चेन से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दोनों गार्ड्स उसको देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो एक सुप्रीम डीमन लॉर्ड है, और अगर वो यहाँ पर चैन साओ की कैद में है तो इसका मतलब उनका यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है। फिर चैन साओ डीमन लॉर्ड मोकारा के पास जाता है। मोकारा यहाँ पर चैन साओ को गालियां दे रहा था। वो कहता है कि भाड़ में जाओ, इस तरह से मेरी सोल को यहाँ पर बांध कर रखने से अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। तो फिर चैन साओ उसकी बेड़ियों में करंट फैला देता है। मोकारा की सोल इससे बुरी तरह से तड़पने लगती है। गार्ड्स का भी ये देखकर हालत खराब हो रहा था। फिर चैन साओ एक लाइटनिंग बॉल से मोकारा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे मोकारा अब तड़पने लगा था। फिर चैन साओ उसके सोल से कुछ फ्रैगमेंट्स निकालता है, जिसको ऑब्जर्व करने के बाद उसे वो नहीं मिलता जो कि उसे चाहिए था। इसीलिए चैन साओ उसकी सोल कोर में लगे हुए सील को एक्टिवेट कर देता है, और इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। लेकिन चैन साओ इतने से में रुका नहीं था। वो अभी भी उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। वहीं गार्ड्स तो ये देखकर कहने लगे थे कि ये इंसान है या मॉन्स्टर, एक डीमन लॉर्ड को इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। चैन साओ फिर यहाँ मोकारा को देखकर कहने लगता है कि इसके सोल में तो किसी तरह का एंशिएंट बैरियर लगा हुआ है, इसके सील को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर वो एंशिएंट सील इन दोनों के ऊपर तो नहीं होगा। वो दोनों गार्ड्स ये सुनकर डर जाते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं। लेकिन चैन साओ को पता था कि अब उसे क्या करना है। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक गार्ड घबराते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम हमारे साथ करना क्या चाहते हो। चैन साओ उन दोनों से पूछता है कि बताओ तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहता है। अब ये सुनकर वो दोनों गार्ड्स रोने लग जाते हैं। एक बंदा तो झुककर माफी मांगने लगता है, वहीं दूसरा बंदा कह रहा था कि प्लीज और मेरे करीब मत आओ। तभी वो दूसरा बंदा चैन साओ को देखकर मरने की एक्टिंग करने लगता है। तो बचा अब दूसरा बंदा। चैन साओ कहता है कि देखो अब यहाँ पर सवाल पूछने के लिए तो बस तुम ही बचे हो। वो गार्ड सोच रहा था कि ये मैं कहाँ फंस गया, और वो भी अब मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन चैन साओ के सामने उसका नाटक नहीं चलने वाला था। वो गार्ड अपनी एक आंख खोलकर चैन साओ को देख रहा था और साथ ही वो डर के मारे थर थर कांपने लगा था। तभी चैन साओ अपने सोल सर्चिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो गार्ड के सोल कोर में चला जाता है और यहाँ वो उसकी मेमोरीज को अब पूरी तरह से एक्सेस कर पा रहा था। चैन साओ एक एक करके उसकी सारी मेमोरीज को देखता है, जिसमें कि जीरुयू का जिक्र था, और उसको यहाँ पर पता चल जाता है कि ग्रेट एल्डर ने जीरुयू को एक बड़े से दरवाजे के पीछे भेजा है। मगर ये दरवाजा था क्या और यहाँ पर जीरुयू को उन लोगों ने क्यों रखा है, वो अभी तक चैन साओ को नहीं पता चला था। वो कहता है कि मैंने सुना था कि थोड़ी देर पहले ग्रैंड एल्डर ने जी होंगचेंग को अपने पास बुलाया है, जरूर वो जीरुयू के बारे में ही कुछ बात करना चाहते होंगे। तभी वो दूसरा गार्ड होश में आता है और अपने सामने अपने साथी को इस तरह से हवा में उड़े हुए देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और डर से वो दोबारा यहाँ पर बेहोश हो जाता है। चैन साओ फिर उसकी मेमोरीज को वापस उसे लौटा देता है और एक मैजिक से उस दूसरे गार्ड को जगाता है। वो गार्ड तड़पते हुए उठता है और इधर उधर छटपटाने के बाद चैन साओ के पास जाकर कहने लगता है कि मास्टर प्लीज थोड़ी दया दिखाइए, मैं तो बस एक गुलाम हूँ, प्लीज आप मुझे कमांड करिए, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। तो फिर चैन साओ उसका ये दर्द कम कर देता है और फिर मैजिक से उस दूसरे गार्ड का रूप ले लेता है और कहता है कि चलो अब रास्ता दिखाओ। फिर वो दोनों न्यू वर्ल्ड से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ वो गार्ड चैन साओ को जी होंगचेंग के पास लेकर जाता है। जी होंगचेंग अपने रूम में कल्टीवेशन कर रही थी और ये कल्टीवेशन उनके सॉर्ड मैजिक से रिलेटेड था। और जैसे ही यहाँ पर वो गार्ड अपना मुंह खोलता है, जी होंगचेंग अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो कहती हैं कि किसकी इतनी गुस्ताखी हो गई जिसने मेरे कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया। वो तो शुक्र है कि गार्ड ने वक्त रहते उसको डॉज कर लिया, वरना आज उसका मरना तय था। डर के मारे वो गार्ड नीचे जमीन में बैठ जाता है। वहीं जी होंगचेंग अपने फुल पावर और एटीट्यूड में खड़ी थी। चैन साओ ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर जी होंगचेंग दोबारा अपनी तलवार से दूसरे गार्ड यानी कि चैन साओ के ऊपर अटैक कर देती है। मगर इससे पहले कि वो अटैक चैन साओ को लगता, वो कहता है कि ग्रेट एल्डर ने आपको याद किया है। और ग्रेट एल्डर का नाम सुनकर जी होंगचेंग अपने अटैक को रोक लेती है। चैन साओ फिर तुरंत कहता है कि हम बस रिस्पेक्टफुली जी होंगचेंग को ये खबर देने आए थे और साथ ही आपको उनके रूम तक एस्कॉर्ट करने आए हैं। जी होंगचेंग फिर अपने तलवारों को वापस रख लेती हैं और पूरे स्टाइल से नीचे आकर
गार्ड से कहती हैं कि रास्ता दिखाओ। तो फिर वो दोनों गार्ड जी होंगचेंग को लेकर ग्रेट एल्डर के रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ग्रेट एल्डर के रूम के सामने पहुंचकर इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि वो लोग जी होंगचेंग को लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो फिर ग्रेट एल्डर दरवाजा खोलकर कहते हैं कि अंदर आ जाओ। तभी चैन साओ अपने मैजिक से जी होंगचेंग के पीठ में एक सील लगा देता है, जो कि जी होंगचेंग के अंदर जाते ही गायब हो जाता है। जी होंगचेंग यहाँ पर ग्रेट एल्डर से पूछती है कि इतनी रात गए आपने मुझे क्यों याद किया, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी। ग्रेट एल्डर यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थे, वो घबराते हुए कुछ कहने लगते हैं, मगर ये चीज हमें सुनाई नहीं देती। फिर चैन साओ मैजिक से अपनी सील को एक्टिवेट करता है, जिससे कि अब उसे अंदर की सारी बातें सुनाई दे रही थी। जी होंगचेंग कहती है कि अच्छा, तो आप मुझसे जी रुयू के बारे में बात करना चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जी रुयू को लेकर डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है, मगर ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि 1 मिनट रुको, और फिर जाकर कुर्सी में बैठ जाते हैं और जी होंगचेंग को भी सामने बैठने के लिए कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बुढ़ऊ ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो एक डेट में आया है। जी होंगचेंग के बैठने के बाद वो बताता है कि प्राचीन समय में हमारे एंसेस्टर्स ने जब जी क्लैन को ज्वाइन किया था, तब उन लोगों ने हमारे क्लैन की तरक्की के लिए डीमन क्लैन से हाथ मिलाया था, और इसी वजह से हम लोग अब तक पूरे रीजन में नंबर 1 है। लेकिन अब हमारे ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा एंसेस्ट्रल लैंड डीमन क्लैन के हाथों में है, और मो क्लैन इसी फिराक में बैठा है कि वो कब हमारे ऊपर अटैक करके सारा चीज हड़प ले। इसलिए हमें एंसेस्ट्रल लैंड के फॉरबिडन एरिया को रीओपन करना ही होगा, ताकि हम प्यूरिफाइंग लिक्विड को एक बार फिर से हासिल कर सकें। दोस्तों, चैन साओ ये सब कुछ बाहर खड़ा होकर उस सील की मदद से सुन रहा था। जी होंगचेंग कहती है कि एंसेस्ट्रल लैंड का फॉरबिडन एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारा जी क्लैन ऑलरेडी उस फॉरबिडन एरिया को ओपन करने का कोशिश कई बार कर चुका है, और इसमें हम लोगों ने काफी सारे लोगों को खोया है, और उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो क्या आपके हिसाब से हमें जी रुयू को भी इस तरह से मरने देना चाहिए? मैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और ये कहते हुए वो टेबल में हाथ मारकर खड़ी हो जाती है। तो फिर ग्रेट एल्डर भी खड़े होकर कहने लगते हैं कि हमारे क्लैन से वो जी रुयू ही है जो कि इस एरा में मूनलाइट डिवाइन बॉडी को अचीव करी है। सिर्फ वो ही ऐसी पर्सन है जो कि जी वुसू के लगाए हुए सील को ब्रेक कर सकती है। जी वुसू ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए एंसेस्ट्रल लैंड के फॉरबिडन एरिया को सील कर दिया। पता नहीं उसको अपने दोस्त से ऐसा क्या लगाव था। सिर्फ उस क्वीन चैन के लिए उसने हमारे एंशिएंट हेरिटेज को हमसे दूर कर दिया। इसलिए इस गलती का हर्जाना उसके डायरेक्ट डिसेंडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। जी रुयू जी वुसू की ही ग्रेट ग्रैंड डॉटर है। चैन साओ ये सब कुछ सुन रहा था। तभी जी होंगचेंग कहती है कि अगर जी रुयू ने फिर भी मना कर दिया तो? अब इसके जवाब में ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा जी क्लैन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी होंगचेंग ये सुनने के बाद थोड़ा शांत हो जाती है। वहीं चैन साओ इन दोनों की बातें सुनकर समझ गया था कि इस जगह पर जी रुयू को इसलिए कैद करके रखा गया है ताकि वो उससे एंसेस्ट्रल लैंड के फॉरबिडन एरिया के सील को ब्रेक करवा सके। मगर आज मैं उसे किसी तरह से भी बचा कर ही रहूंगा। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।